नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप सबकी मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। देखो, कई बार आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बार प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, फिर भी आपको एफर्ट्स का फल नहीं मिल रहा है, आपको आपके अनुरूप सफलता नहीं मिल रही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार गुच्छे की अंतिम चाबी भी क्या कर देती है, आपका ताला खोल देती है। तो इसलिए लगातार परिश्रम करना है, लगातार हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का जो टाइम है, आप देखोगे तैयारी तो सारे लोग कर रहे हैं, सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका तो नहीं हो जाएगा। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी, स्मार्टली अपने अप्रोच को बनाना है। पहली बात आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हर एग्जाम का अपना अलग ट्रेंड होता है। अब जैसे इस टाइम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो चीज़ करंट में चल रही होती है उससे जुड़ा स्टैटिक आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? 1866 में भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का सर्वप्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अब ये तो हो गया 1866 में पहली बार हो गया। पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वीके राव ने। इन्होंने सिस्टमैटिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये दोनों काम तो हुए स्वतंत्रता से पहले। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब हमने कहा कि देखिए, अगर हमें अपने भारत का विकास करना है तो भारत के लोगों के पास आय होनी चाहिए, भारत के लोगों का विकास करना है। तो हमने कहा सबसे पहले तो हम भारत के लोगों की राष्ट्रीय आय पता करते हैं कि भाई राष्ट्रीय आय कितनी, हमें कितनी बढ़ानी है, कितना हैसियत में काम करना है। तो हमने कहा कैसे करें, तो 1949 में 1949 में एक हमने समिति बनाई, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महालनोबिस जी। पीसी महालनोबिस ने कहा कि देखो, एक हमें अलग सी संस्था का गठन करना पड़ेगा जो इन्हीं सब के लिए काम करेगा। तो पीसी महालनोबिस समिति की अनुशंसा पर हमने क्या किया, 1951 में सीएसओ का गठन किया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया था। अच्छा, पीसी महालनोबिस का नाम सुन के आपको कुछ याद आया? बिल्कुल सही बात है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। 1951 में तो हमने सीएसओ का गठन कर दिया था। 1950 में हमने क्या किया था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान का गठन किया था। देखो, इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कहीं से नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो पेड वाले नोट्स भी थे, इस बार मैं क्या कर रही हूँ, सारे फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बस आप लोग मेहनत कर लो, और ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट नोट्स के दिए गए, उनको मल्टीपल टाइम पढ़िए, वीडियो को सुनिए, आपकी हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। बस थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। अब 1951 में सीएसओ का गठन किया था, 1950 में एनएसओ का गठन किया था। सीएसओ क्या करता था, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। एनएसओ क्या करता था, गरीबी का, बेरोजगारी का, इन सब चीज़ों का आकलन एनएसओ करता था। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, 2019 में हमने सीएसओ और एनएसओ दोनों को एक में मिला दिया। हमने कहा दोनों अलग अलग काम क्यों करें, इनको दोनों में एक मिलाकर एक संस्था बना दी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करते हैं? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है एनएसओ। इससे पहले 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था? सीएसओ करता था। भारत में गरीबी और बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? भारत में गरीबी और बेरोजगारी का आकलन करते हैं एनएसओ। 2019 से पहले कौन करता था? एनएसओ करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी पॉइंट आया ना? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लीजिए। बस मेहनत करिए, और इस बार आपको सिलेक्शन लेकर देना है हर हाल में। देखो, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो आप इस बार सोचिए कि 2024 में मुझे जॉब लेनी है, 2024 को अपने सिलेक्शन का ईयर बनाना है।
मैं आपको चैलेंज करती हूँ, किस किस ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि इसको 2024 में वर्दी लेकर दिखानी है, 2024 में जॉब लेकर दिखानी है। तो आपका जो भी सपना हो, वर्दी लेना है, एसएससी में जॉब लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब चीज़ों को आप प्रेजेंट टेंस में सोचते हैं ना कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसके लिए मेहनत करिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। जो ट्रेन थ्योरी का प्रतिपादन हुआ था, ट्रेन थ्योरी को धन निष्कासन सिद्धांत कहा था। एक इतिहासकार ने लिखते हैं कि ब्रिटिश की नीतियां इस प्रकार से थी कि गंगा नदी से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लेती थी और टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती थी। अर्थात ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी। औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी नीतियां बना रहे, उन नीतियों का उद्देश्य क्या होता है, अपने देश की, जिस देश में आप काम कर रहे हो वहाँ के लिए नहीं। जैसे अंग्रेजों का अपना देश क्या था, ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए जो भी नीतियाँ हेल्पफुल होती थी, ब्रिटेन के विकास के लिए जो चीज़ें अच्छी होती थी, वैसी ही नीतियों का निर्माण करते थे। भारत को क्या कर दिया था, कच्चा माल का स्रोत बनाया था। देखिए, ब्रिटिशर्स से पहले हमारे भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा था, रेशम वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन भारत में आके ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, धीरे धीरे भारत को सिर्फ कच्चा माल का स्रोत बनाया। यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ से वस्त्र तैयार कर कर लाते थे और भारत में बेच देते थे। भारत को एक सिर्फ बाजार बना दिया और कच्चा माल को बहुत कम पैमाने पर लेते थे। ब्रिटिशर्स ने भारत में चाय की, नील की खेती प्रारंभ कराई। लेकिन चाय की, नील की खेती प्रारंभ क्यों कराई, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था। अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन चलाई, लेकिन अंग्रेजों ने ट्रेन चलाने का उद्देश्य क्या था, भाई वो अपने माल को कम टाइम पे इधर से उधर ले जा पा रहे थे। अगर कहीं पे दंगा विद्रोह हो जाता था तो अपने सैनिकों को बहुत कम टाइम में इधर से उधर भेज पाते थे। ब्रिटिशर्स ने भारत में जो भी किया है, उन सब का उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन का लाभ कराना, या तो वो अपनी चीज़ों का कैसे संचालन कर ले। इन्हीं उद्देश्यों से ब्रिटेन ने क्या किया है, काम किया है। तो एक बात ध्यान रखना, ब्रिटेन की जो भी चीज़ें हुई थी उसका उद्देश्य भारत का आर्थिक कल्याण करना नहीं था, उनका उद्देश्य था ब्रिटेन का आर्थिक कल्याण करना। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो हम दादा भाई नौरोजी से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले तो ये कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के कौन से नेता थे, उदारवादी नेता थे। आपको पता है कि कांग्रेस में क्या दो प्रकार के नेता काम कर रहे थे, एक थे उदारवादी नेता, एक थे उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता अपनी बातों को अनुनय विनय द्वारा, पत्र द्वारा, प्रतिवेदन द्वारा ऐसे मांग करते थे। जबकि गर्म दल के नेता कहते थे कि अगर ये हमारा अधिकार नहीं दे रहे तो हम क्या करो, इनसे लड़ाई लड़ लो। भाई हमारा अधिकार है, हमें नहीं दे रहे तो इनके से संघर्ष करने की बात करते थे। ये अलग अलग विचारधारा चलती रही। 1907 में क्या हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बढ़ गई थी। एक था आपका गर्म दल, एक था आपका नरम दल। तो पूछेगा ये दादा भाई नौरोजी किस दल के नेता थे, तो दादा भाई नौरोजी आपके नरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी ने एक धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि भाई भारत का धन कैसे ब्रिटेन जा रहा है, किस तरीके से भारत का धन, भारत एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस सोने की चिड़िया को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत लूटा। हमारे यहाँ पे समय समय पर अलग अलग, कभी नादिर शाह का आंकमान उड़ा है, तो कहीं मोहम्मद गौरी का आंकमान उड़ा है, तो कहीं महमूद गजनवी आ रहा है, कहीं सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा है। बची खुची कसर इन अंग्रेजों ने पूरी कर ली। तो भारत को सोने की चिड़िया को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत लूटा है। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी का एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, राष्ट्र गफ्तार। राष्ट्र गफ्तार इनका साप्ताहिक समाचार पत्र था। इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। इसके साथ साथ कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष का नाम पूछेगा, तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी, सफलता सीरीज में मैंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को अलग से चर्चा किया, उनके नेताओं से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके नेताओं से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जिससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी एक पारसी धर्म आंदोलन था, रहनुमाई मजदायन सभा, इससे भी जुड़े थे। तो पूछ सकते हैं रहनुमाई मजदायन सभा से दादा भाई नौरोजी जुड़े थे? हाँ जी, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी जुड़े थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कौन सी पार्टी से जुड़े थे? तो दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से जुड़े थे। अब एक क्वेश्चन आप करंट का चर्चा में है, तो उसको कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए। अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक जी, उनकी कौन सी पार्टी है? अभी ब्रिटेन में क्या हुआ है, आम चुनाव हुआ है, तो किस पार्टी को बहुमत मिला? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, तो टेलीग्राम चैनल में एक पिक पढ़िए, उसको पढ़िए, उसके बाद कमेंट में आंसर लिखिए। क्योंकि देखो जीके जीएस पढ़ने के लिए आपको एक्टिव रहना होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। वीडियो आप बाद में देख रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बार अगर कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? आर.सी. दत्त की बहुत ही फेमस किताब है। 1896 की कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था। अच्छा, 1896 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कुछ स्पेशल हुआ था क्या? हाँ जी, 1896 की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमने क्या किया था? राष्ट्रगीत गाया था। पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत को हमने अपनाया कब था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपना लिया था। 24 जनवरी 1950 को कुछ और किया था? हाँ जी, 24 जनवरी 1950 को आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही हमने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। इतने सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? देखो, एक बार एक कमेंट आया था कल की क्लास में कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दीजिए। एक बात समझो, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन लिखे, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? पूरी मेहनत कर रही हूँ कि पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी का आइडिया होगा तो एमसीक्यू तो कर लोगे। अब जैसे एक पॉइंट आया 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, तो वहाँ पे तो यही पूछ सकता था, भाई कांग्रेस ने धन निष्कासन सिद्धांत को कहाँ पे स्वीकार किया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पे मैंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में बता दिया। 24 जनवरी के बारे में भी सारे पॉइंट बता दिए। अच्छा, ये बताओ 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को होती तो पहली बैठक कब होती? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक का 2 लोगों ने बहिष्कार किया था। कौन कौन था? मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत। इन 2 लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हैदराबाद रियासत को हमने भारत में कैसे मिलाया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद रियासत पहली रियासत है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब भारत में कुछ उद्योग स्थापित किए जा रहे थे। देखो, जो भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं अभी, इन सब का उद्देश्य यही है कि ब्रिटेन अपने लिए स्थापित कर रहा है। चाय बागान की स्थापना कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा था? चाय का व्यापार करता था। ब्रिटेन ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को नहीं समाप्त किया था। तब इसको बड़े पैमाने पर चाय चाहिए थे अपने व्यापार के लिए, तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया? भारत में ही चाय का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। 1835 में भारत में पहले चाय बागान की स्थापना हुई थी। अब भाई चाय की बात आई तो चाय से जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कॉफ़ी में आपका कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है भाई? तंबाकू में आपका निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। अभी चाय, भारत में कौन सी सबसे पहले किस चाय को जीआई टैग मिला था? ये भारत में किसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था? 2004 में सबसे पहले हमने दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया था। चाय के लिए वैसे कौन सा राज्य फेमस है? तो चाय के लिए वैसे फेमस है आपका असम, लेकिन दार्जिलिंग चाय कहाँ की है? दार्जिलिंग चाय आपके पश्चिम बंगाल की है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। और चाय के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए आपका असम।
तो 1835 में हमने पहले चाय बागान की स्थापना की। 1837 में हमने असम चाय लिमिटेड की स्थापना की। चाय के लिए कंपनी बनाई असम चाय लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1837 में की। ये तो हो गया चाय से जुड़ा। इसके साथ साथ भारत में सूती वस्त्र बहुत अच्छे चरम में चल रहा था। हड़प्पा वासी भी हमारे क्या करते थे, कपास का व्यापार करते थे। हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंडन कहा था। क्यों? कपास उगाने के कारण। कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही जाता है। समझिए भारत में कपास सूती वस्त्र का व्यापार कितना पुराना है, लेकिन अंग्रेजों ने आके क्या कर दिया, इसको पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि हम अपने चरखा के द्वारा देसी तरीके से बनाते थे, ये क्या करते थे, ब्रिटेन की बनी हुई मशीनों के कपड़े लेकर आते थे, जो सस्ते भी थे और दिखने में आकर्षक भी लगते थे। तो फिर लोगों ने उसको खरीदने लगे। तो सबसे पहले 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग की स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी? 1854 में। देखो सूती वस्त्र के लिए भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो सूती वस्त्र के लिए, कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मुंबई। ये पॉइंट एकदम समझ लीजिएगा। अगर लेकिन पूछेगा आपको भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो सबसे पहले समझिए मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। रुकिए, अभी मैं पूरी बात समझा रही हूँ। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर है। तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? पहले बात, पहले इतने पॉइंट समझिए कि नहीं आया। अगर पूछेगा भारत का मैनचेस्टर तो आपका क्या है? अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आपका कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आपका कोयम्बटूर है। अब लेकिन पूछेगा अगर सबसे अच्छा कॉटन कौन का है, तो इंडिया में सबसे अच्छा कॉटन है आपका मुंबई का। अब ये मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? कि मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक ऐसा शहर है जो कि सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा था? क्योंकि नेपोलियन कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। अब लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटेन के लेखकों का, ब्रिटेन के इतिहासकारों का बोलबाला था, तो हमने वहाँ से तुलना कर दी। भाई अगर हमारा बोलबाला होता तो हम नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, लेकिन उनका बोलबाला था तो सारी उपाधियाँ वहाँ से दे दी आने लगी। तो इसी प्रकार को अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सर्वाधिक अच्छा शुद्ध कॉटन कहाँ का है? तो मुंबई का है। समझ में आ गया। 1855 में बंगाल में ऑकलैंड के द्वारा पहला जूट कारखाना खोला। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। पटसन के रेशे जिसे हम जूट कहते हैं। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोली गई। ये कुछ उद्योग थे जो ब्रिटिश भारत में खोले गए थे। तो इनसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है। पहले के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अगर अभी के एग्जाम का आप एनालिसिस करोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क कंपनी की स्थापना की गई, जो कि भारत की पहली स्टील कंपनी थी। भारत की पहली स्टील कंपनी स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। नाम क्या था? बंगाल आयरन एंड वर्क कंपनी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो भारत की पहली हो गई, लेकिन अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था टिस्को से। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। जमशेदपुर सांची में हुई थी। कि झारखंड किस नदी के तट पर स्थित है? झारखंड आपको स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन भी आपसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अभी जो मैंने कल सफलता सीरीज की क्लास जो जीके जीएस की यूपी पुलिस कांस्टेबल की रामबाण सीरीज ली है, उससे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए कि भाई कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। उस नदी का प्राचीन टाइम पे कोई नाम तो नहीं था। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप सब भी देखिएगा। बेशक आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन देखिए जीके जीएस के क्वेश्चन तो नहीं बदल जाते। वहाँ पे हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही रहेगा। चाहे पुलिस में पूछेगा, चाहे आरओ में पूछेगा, चाहे पेट में, चाहे लेखपाल में। तो इसलिए उस सीरीज को भी आप देख लीजिएगा। 1927 में हमने फिक्की की स्थापना की थी। फिक्की की स्थापना से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है
इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। 1944 में हम बॉम्बे प्लान लेकर आए थे। बॉम्बे प्लान के दौरान हमने आर्थिक नियोजन पर काम किया, आर्थिक योजना लाई। भारत ने पहली बार प्लानिंग की बात भी 1944 के बॉम्बे प्लान में किया कि भाई भारत में हमें आर्थिक नियोजन करने की बात है। पहले हम क्या करते थे, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन को करते थे कि हम एक प्लानिंग बना लेते थे कि 5 साल में हमें कैसे विकास करना है, किस क्षेत्र को विकास पर बल देना है। कि भाई जैसे पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी, कृषि क्षेत्र को बल दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर बल दिया। तो एक हम विकास तैयार कर लेते थे। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन की बात 1944 के बॉम्बे प्लान में की गई थी। तो आज की वीडियो में इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट को याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ से PDF को देख लीजिएगा। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए।